नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में जिला परिषद, पंचायत, पंच, सरपंच के चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया का समापन हुआ है। 3 चरणों में अलग अलग तरीके से चुनाव हुआ, एक लंबा फेज देखने को मिला है। छोटी सरकार का यह चुनाव बड़ा दिलचस्प रहता है और बहुत माइन्यूट माइक्रो लेवल पर यह चुनाव होता है। अब जो पंच सरपंच बनेंगे, जो प्रतिनिधि बनेंगे, उनके जरिए पार्टी ग्रामीणों तक कितनी अपनी बात पहुंचा सकती है, जो ग्रामीण मतदाता है उनको एकजुट करने में कितनी आसानी होगी, और ये जो इतना छोटा चुनाव है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसका आने वाले चुनाव यानी बड़ी सरकार के चुनाव में कितना असर होगा, किस पार्टी को कितना फायदा होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। तो एक लंबी प्रक्रिया के समापन के बाद आज चर्चा करेंगे समझने की कि इस छोटी सरकार के बाद बड़ी सरकार किसका रास्ता कितना आसान रहेगा। पंचायत के माध्यम से ही गांव में राजनीति और विकास का पहिया घूमता है। पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव से शायद राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन टटोलने की कोशिश में जुटी हैं, तो हरियाणा की जनता भी अपना रुख स्पष्ट कर रही है। सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, शायद 2024 की ओर भी इशारा करता है। लेकिन इस फैसले से किसे कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन का असर अन्य कई राज्यों की तरह ही हरियाणा में भी देखा गया था। आंदोलन के बाद राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हुए। ऐसे में पंचायत चुनाव से शायद जनता भी अपना रुख साफ कर देगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव के नतीजों का फायदा पार्टियों को 2024 के लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। पंचायत के जरिए जीतने वाली पार्टी मजबूती के साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेगी। वहीं ग्रामीण वोटर्स को एकजुट करने का यह अच्छा मौका भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से, सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्रोही जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, इतना माइक्रो लेवल पर ये चुनाव होता है, ग्रामीण मतदाता से कनेक्ट करने की आसानी होती है, और जब पार्टियां सिंबल पर नहीं लड़ती हैं तो कौन किसकी तरफ से जीता, और इस चुनाव का जो नतीजा है वो आने वाले चुनाव को किस तरह प्रभावित कर सकता है? क्या इन चुनावों से कोई मोमेंटम क्रिएट होगा? वरुण जी, आपको, शास्त्री जी को, अपने साथी ओंकार सिंह जी को और भाई सुखबीर तंवर जी को मेरा नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार। हरियाणा के अंदर जो पंचायतों के चुनाव हैं वो कभी भी प्रदेश की राजनीति को प्रभावित नहीं करते। उसका कारण है कि कोई दल चुनाव निशान पर लड़ता ही नहीं, और हरियाणा के अंदर एक अनोखी परंपरा है कि पंच सरपंच बनते हैं और जिसकी भी सरकार बनती है उसी के हाथ खड़े हो जाते हैं, उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। यही जिला परिषद वालों का हाल है, यही ब्लॉक समिति का हाल है। हाँ, अपनी अपनी निष्ठाएं दलों के साथ रहती है, और जब चुनाव का समय आता है तो जो जिस दल का कार्य करता है वो उसी के साथ खड़ा हो जाता है, और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सरकार के साथ खड़ा रहता है। ये हरियाणा के जमीनी धरातल की वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को सारे दल समझते हैं। इसलिए कोई भी दल चुनाव नहीं लड़ रहा। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात आप पार्टी ने कही थी, इनेलो ने कही थी, और कुछ भाजपा ने भी कही थी कि पूरे हरियाणा में जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव आयोग के पास चले जाओ, चुनाव आयोग बताता है कि मुट्ठी भर कार्यकर्ता आपके खड़े हैं। वो टिकट लेने वाला ही नहीं था। मुट्ठी भर साथी इनेलो के खड़े हैं और मुट्ठी भर साथी भाजपा के खड़े हैं, क्योंकि टिकट लेने वाला ही नहीं था। जब कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि हरियाणा के जो पंचायत चुनाव है वो राजनीतिक आधार पर नहीं होते, भाईचारा गांव के आधार पर होते हैं। हरियाणा में तो ये हालत है, अब एक जिला परिषद का वार्ड होता है, अब कहीं उसमें 15 गांव है। हमारे जो जिले हैं दक्षिणी हरियाणा के वो छोटे हैं, उनके अंदर 32 से 40 गांव भी होते हैं, और एक 32-40 गांवों के
क्षेत्र में 15, 14, 16, 20 तक उम्मीदवार खड़े रहते हैं। 2-2, 3-3 गांवों का उम्मीदवार खड़ा होता है और सारे जो गांव वोट देते हैं, कोई राजनीति के आधार पर नहीं देता, कोई उम्मीदवार को देखकर वोट नहीं देता, अपने अपने गांव के जो उम्मीदवार होते हैं 2-3, उसी के आधार पर देते हैं। हमारा गांव का उम्मीदवार है, हम अपने गांव का साथ, चलो हमारा पड़ोस का नहीं खड़ा, हमारे गांव का नहीं खड़ा तो अपने पड़ोसी भाई को दे देते हैं। और कुछ साथी जिनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, मित्रताएं होती हैं, वो चुपचाप वोट दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह मान लेना, मैं तो बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, यह मान लेना कि पंचायत चुनाव हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये धरातल की वास्तविकता को मेल नहीं खाते। अब वो किसके उम्मीदवार जीते हैं, ये इस बात से पता चलेगा जब जो जीतता है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं बड़ी स्पष्ट और साफ बात कहता हूं, मेरे बहुत से साथी जो जनता दल के टाइम से मेरे से जुड़े हुए थे, वो पंच सरपंच बने हैं, वो आज कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई व्यक्ति विशेष नेता के साथ है। पर वो जब भी, आप आश्चर्य करेंगे, जब भी चुनाव होता है, चाहे मेरी इज्जत करने के लिए समझ लो, मेरा सम्मान करने के लिए समझ लो, मेरे से जुड़े रहने के लिए समझ लो, वो पूछते जरूर हैं कि विद्रोही जी किसके साथ हो जाए। मैं भैया गांव की राजनीति है, तुम जैसे चाहो कर लो। तो ये है गांव का वास्तविक स्वरूप, जिस स्वरूप को ना हम बदल सकते ना दूसरे दल बदल सकते। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं और मेरे दूसरे साथी स्वीकार करें या न करें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है विद्रोही जी। ओंकार सिंह जी, मुझे समझाइए, क्या वाकई इन चुनावों का कोई असर नहीं होता? भाई वर्कर को मोबिलाइज करना हो, एक मोमेंटम बनाना हो, एक माहौल बनाना हो, क्या जो पंच सरपंच जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके जरिए आगे के विधानसभा चुनाव की राजनीति नहीं होती क्या? वरुण जी, ये कहना कि इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ये तो सरासर गलत होगा। और भाव तो होता है। देखिए, प्रत्येक चुनाव का अपनी अलग अहमियत है और अपनी अलग परिस्थितियां हैं। एक गांव के चुनाव की परिस्थितियां कुछ और होती हैं। मैं ये मानता हूं, मेरे भाई ने बहुत सी बातें ठीक बोली, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने, कि इन चुनाव में भाईचारा बहुत अहम होता है। भाईचारा तो सारे चुनाव में होता है, लेकिन क्योंकि पंच और सरपंच का चुनाव बिल्कुल धरातल जमीनी लेवल पर लड़ा जाता है, बहुत नजदीकी से देखा जाता है, एक घर की वोट, एक घर के एक व्यक्ति की वोट का महत्व होता है, तो इसमें भाईचारा कुछ ज्यादा काउंट करता है। लेकिन ये कह देना कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी सरासर गलत होगा। हाँ, जितने भी पंच और सरपंच जीतते हैं, ये हरियाणा में प्रथा लगा लीजिए या कुछ लगा लीजिए, वो सारे के सारे सरकार की झोली में एक बार तो चले जाते हैं। कारण सीधा सा कि गांव के काम करवाने हैं तो विधायक के का पल्ला पकड़ना ही पड़ेगा। अगर विधायक के विपरीत चलेंगे, विधायक के द्वारा आने वाला फंड नहीं मिलेगा, गांव के विकास कार्य प्रभावित होंगे। तो ये तो आम सी बात है, व्यक्ति जुड़ा वहीं पे रहता है। जैसा वेद प्रकाश जी ने बोला, अगर कांग्रेस का तो कांग्रेस से जुड़ा रहता है, बीजेपी का तो बीजेपी से, इनेलो का तो इनेलो से। लेकिन वो कहीं ना कहीं जीत के बाद विधायक की हाजिरी जरूर लगाता है, क्यों? उसने फंड लेना है। लेकिन इससे आपका कहना भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है वरुण जी, इससे पार्टी मोबिलाइजेशन तो होती है। जब अपने बंदे खड़े होते हैं गांव में या जिला परिषद में, पंचायत समिति में बंदे खड़े होते हैं, तो इससे वर्कर भी मोबिलाइज होते हैं, चाहे वो चुनाव नहीं है उनके पास। लेकिन मेरा मान लीजिए, मेरे दिमाग में इनेलो का चुनाव चिन्ह है, चाहे कोई व्यक्ति मेरे को समझे या ना समझे, मैं तो इनेलो का हूं, तो ये वर्कर मोबिलाइजेशन तो होता है। इसका एक तरीके से अप्रत्यक्ष प्रभाव 2024 का चुनाव मिलेगा जरूर। ऐसा कहना कि प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि वर्कर मोबिलाइज होंगे। जो वर्कर जीते हैं वो अपने अपने नेता के पास भी जाएंगे, नेता का भी मनोबल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है, इस चुनाव का प्रभाव 2024 आएगा। लेकिन ये कहना कि इसी के अनुसार 2024 का रिजल्ट आएगा, ये बहुत मुश्किल। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। शास्त्री जी, ये बताएं आप कि ये जो नतीजे, अब ये जो चुनाव संपन्न हुआ है, बड़ी प्रक्रिया संपन्न हुई है, विद्रोही जी तो आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं कि इसका कोई आने वाले चुनाव में असर होगा, ऐसा नहीं है। इसके नतीजे कुछ प्रभाव डालेंगे क्या राजनीति पर? देखिए, एक बात तय मानो गौरव जी कि चुनाव में जब लोग जाते हैं, चाहे सिंबल से जाएं चाहे बिना सिंबल के जाएं, एक नया प्रतिनिधि खड़ा होता है जो
कम ज्यादा वोटों को प्रभावित करके और अपने को अपने पक्ष में वोट डलवाने में सक्षम हुआ है। तो आप सोचिए उसकी जो विचारधारा होगी या वो जिस विचारधारा से प्रभावित होगा या जो लोग उसको अपनी विचारधारा से जोड़ लेंगे, तो अब तक भी मान लो किसी विचारधारा से नहीं जुड़ा, तो निश्चित रूप से उसका एक राजनीतिक परिदृश्य और जिसकी सरकार होगी उसकी विचारधारा से जुड़ जाएगा वो। नहीं, वो सरकार जोड़े, ऐसा होता नहीं है कि सब लोग सरकार से जुड़े। आइडियोलॉजी तो सबकी अलग अलग होती है और उसके ऊपर सबका अपना, ऐसा है ना कि बहुत से लोग हैं जो सत्ता के खिलाफ भी लड़ते रहे। कोई आज नहीं है कि भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे सब या जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भाजपा के लोग भी चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कितने लोगों को जोड़ पाएंगे वो आगे का विषय है। लेकिन राजनीति में उसका असर होता है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, सुखबीर तंवर भाई, अभी विद्रोही जी ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर आदमी आपके खड़े नहीं हुए, आपने माहौल ऐसा बनाया था, आपको कैंडिडेट ही नहीं मिले खड़े करने के लिए। वरुण जी, इससे पहले कि मैं जवाब जी को, आज करीब 8 साल के बाद, 8 साल बीजेपी के बाद साल थोड़ा सा बीजेपी यानी कि आपसे थोड़ा ज्यादा देर है दुरुस्त इस के का जो इसमें 4 साल तक निश्चित तौर पंचायतों के माध्यम से जो विकास कार्य होने वो नहीं हुए, ये भाजपा पार्टी का दोषी। अब आता हूं मैं जो विद्रोह किया, उन्होंने जो मुट्ठी भर करी, तो इन्हीं बात को आगे बढ़ाता हूं। आम आदमी पार्टी मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर इनके तो मुट्ठी खाली थी, और मुट्ठी क्यों खाली थी? विगत 9 वर्षों से कांग्रेस का प्रदेश में संगठन नहीं है, आप सबको पता है। इसलिए विद्रोही जी बहुत सीनियर है, लेकिन अप्रासंगिक बात बहुत ज्यादा करते हैं। पता नहीं इनको इस तरह की बातों में क्या आनंद आता है। निश्चित तौर पे सरकार से विद्रोही जी ने बात करी है, हर एक पार्टी में अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से जहां जिस प्रकार से भी उम्मीदवारों का चयन किया वो चयन हुआ, और निश्चित तौर पे आने वाला जो नतीजे हैं 27 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि इसको जनता ने कितना समर्थन दिया है। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चूंकि विद्रोही जी और कांग्रेस के निर्देश में कहीं है ही नहीं, तो इनको कम से कम इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है विद्रोही जी भाई, उनके मुट्ठी भर खड़े हैं, आपके तो मुट्ठी भर भी नहीं खड़े। आप ऐसी बात करके हतोत्साहित तो मत करिए। वरुण जी, मैंने किस संदर्भ में बात कही है मैं पहले उसको समझा देता हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जो पंचायत चुनाव हैं वो आगे चलकर राजनीति को प्रभावित नहीं करते। मैंने जो भी बनेंगे, चाहे जिला परिषद के लोग हैं, चाहे पंचायत समितियों के हैं, चाहे पंच सरपंच हैं, नेतृत्व तो तैयार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो वोटों को भविष्य में प्रभावित करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु कोई किसी राजनीतिक पार्टी का मोमेंटम बनता हो, मैंने उस संदर्भ में बात कही है। मोमेंटम इसलिए नहीं बनता कि किसने भी पंच सरपंचों के चुनाव तो किसी ने भी लड़े ही नहीं अपने सिंबल पर। मैं भी दावा करूंगा कि मेरे सरपंच बने, हमारे एमएलए भी दावा कर रहे हैं, बीजेपी के एमएलए भी दावा कर रहे हैं, रोज अखबारों में खबरें भी छपवा रहे हैं कि मुझसे इतने सरपंच आकर मिले, मुझसे इतने सरपंच आकर मिले, सभी दावे कर रहे हैं। परंतु मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, 27 तारीख को रिजल्ट आएगा और मैं चाहूंगा 27 तारीख को आप 5 बजे मुझे जोड़ें। आप बताइए, 6 बजे जोड़ें। आप मेरे भाई अपना वक्तव्य पूरा करने से पहले बीजेपी वाले बताएं कि उनके कितने कैंडिडेट खड़े हैं, स्पष्ट रूप से आज बताएं। इनेलो वाले बताएं कि उनके कितने कैंडिडेट जिला परिषद में खड़े हैं, और आप वाले बताएं कि हमारे इतने कैंडिडेट खड़े हैं, और फिर मैं बात करूंगा कि किसके कितने जीते। क्योंकि मैंने कहा कि पार्टी के आधार पर लोग वोट ही नहीं देते, 2-2, 3-3 गांवों के आधार पर वोट देते हैं कि भाई मेरे गांव का उम्मीदवार है। जितने भी गांवों के अंदर चुनाव हुए, पंच सरपंचों के चुनाव लोगों ने आपस में लड़े हैं, खूब मुकाबला हुआ है,
पर अगर उस गांव का जिला परिषद का कोई एक आदमी खड़ा है, सारे गांव पंचायत कर कर एक ही व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, बोला भाई जिला परिषद की किसकी दोगे, बोला भाई इसी को देंगे, एक पंचायत कर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो शास्त्री जी से पूछ लो, आपके भाई सुखवीर से पूछ लो, ओंकार जी, सब ग्रामीण लोग हैं। और ऐसे ही पंचायत समितियों में करते हैं कि भाई किसको वोट दोगे, अगर गांव का एक कैंडिडेट खड़ा है तो बोल नहीं, अपने गांव के देंगे, और कोई बड़े गांव है उनके अंदर 2 खड़े हैं तो उसके अंदर बंटवारा हो जाता है। ये राजनीति का कटु सत्य है। और जहां तक मैं उस बात से सहमत हूं, कांग्रेस से जुड़े हुए उम्मीदवार भी खड़े हैं, आप पार्टी से जुड़े वो भी खड़े होंगे, पंच सरपंचों में, जिला परिषदों में, ब्लॉक समितियों में, इनेलो से भी जुड़े हुए खड़े होंगे और बीजेपी से भी जुड़े हुए खड़े होंगे, और सब अपने अपने नेता के पास जाते हैं जी मैं आपके साथ हूं। मैंने अपना ही उदाहरण बता दिया कि मैं तो कोई इतनी लंबा बड़ा चुनाव भी नहीं लड़ता, मेरे पास ही कम से कम 20-25 सरपंच आए, फोन किया जी हम बन गए, जो मेरे मित्र हैं। तो ये तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु खुलकर कोई पंच सरपंच, कोई बहुत, जब जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव होगा ना, तब खुलकर मुकाबला होगा, तब पता चलेगा भाई हम कांग्रेस के हैं या बीजेपी की। मुकाबला तो हम दोनों का ही होना है, एक जो बीजेपी के समर्थित होगा जिला परिषद का, एक कांग्रेस समर्थित होगा, यही ब्लॉकों में होना है, एक बीजेपी समर्थित होगा, एक कांग्रेस समर्थित होगा। कुछ जगह इनेलो का भी कुछ हो सकता है, और आप पार्टी का तो मुझे कोई सीन ही नजर नहीं आता कि उनका कोई समर्थित कोई चेयरमैन, हाँ हो सकता है ब्लॉक समिति का मेंबर बन जाए, जिला परिषद का भी कोई एक आध बन जाए, पर चेयरमैन में उनका कोई उम्मीदवार होगा है ही नहीं। ठीक है, इनेलो का केवल सिरसा को छोड़कर इनका भी कहीं नहीं होगा, वरना शेष हरियाणा के अंदर सारा का सारा मुकाबला जब जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा, सारा गणित रख दिया विद्रोही जी ने, शास्त्री जी, कांग्रेस और बीजेपी का रहना है, आप देख लेना। शास्त्री जी भाई, वो ऐसा लग रहा है जीत का जश्न जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। शास्त्री जी आवाज आ रही है आपको? कट गया, मैं कहीं पा रहा हूँ, तो मैं अभी ठीक है, आप आए। ओंकार सिंह जी भाई, पूरा गणित उन्होंने समझा दिया, उन्होंने बता दिया भी आप अगर जीत सकते हो तो कहां जीत सकते हो, 22 जिलों में 1 जिला उन्होंने बता दिया और पूरी परिस्थिति रख रहे हैं सामने। वरुण जी, मेरे को लगता है कि मेरे भाई विद्रोही जी भूषा बत्ता है या जोशी का काम भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, और इनका नंबर भी मेरे को चाहिए होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो जनता की बात है। हाँ, पंचायत और पंच सरपंच के चुनाव में क्षेत्रवाद की भूमिका होती है, लेकिन जब चुनाव जिला परिषद या पंचायत समिति का होता है तो क्षेत्रवाद की भूमिका एक अलग तरह से हट जाती है। और वहां पे पार्टी, देखिए हम तो पार्टी के सिंबल पर लड़े हैं, ज्यादातर जगह पे सिंबल पर लड़े हैं, कई जगह पे सिंबल के बगैर भी हमने समर्थन दिया है, लेकिन जिला परिषद के सदस्य सब जगह जीत के आएंगे। इनेलो के चेयरमैन किसका बनेगा वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इस चुनाव में जो सत्ताधारी दल है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जितने फंड्स हैं, जितनी विकास की योजनाएं सत्ताधारी दल ने देनी होती हैं, तो इसलिए ज्यादातर जगह पे चाहे वो कांग्रेस से ज्यादा जीते हो चाहे इनेलो से ज्यादा जीते हो, चेयरमैन तो ज्यादातर जगह पे सत्ता पक्ष का बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल को इनेलो की सरकार होगी, इनेलो के चेयरमैन सारे बन जाएंगे, कांग्रेस के होगी कांग्रेस के बन जाएंगे। तो बीजेपी वालों की अगर इस वक्त जो भी जीत कर आ रहे हैं चेयरमैन अगर बीजेपी का बनता है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको मालूम है। इस वक्त सरकार बीजेपी की है, ऊपर भी बीजेपी की है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि जिला परिषद का चेयरमैन डबल इंजन के पीछे एक और इंजन लग जाएगा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी भी विचारधारा अपनी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, जो व्यक्ति, जो नेता जिस विचारधारा से संबंधित होता है वो विचारधारा उसकी हमेशा साथ चलती है, भले ही वो दूसरे दल के पीछे पिछलग्गू जरूर बन जाएगा थोड़े समय के लिए, लेकिन वो अपनी पार्टी की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करता ही रहेगा। और जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे वो व्यक्ति सरेआम खुलेआम अपनी पार्टी की ही करेगा, भले ही वो रोटी किसी और की खा रहा होगा, लेकिन अपनी पार्टी का मतदान करेगा, अपनी पार्टी के साथ बंदे और व्यक्तियों को जोड़ेगा। ठीक है, शास्त्री जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। शास्त्री जी, ये जिस तरीके से पूरा एक गणित या समझ लीजिए पूरा खाका विद्रोही जी ने अपने अनुभव के आधार पर रखा है, आपको क्या लग रहा है भाई इस चुनाव से एक बिल्डअप होता है माहौल या नहीं? भाई वो तो कह रहे हैं मोमेंटम जैसी कोई बात नहीं होती, और वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप बता दें किससे कितने आदमी खड़े हुए हैं। देखिए, दो बातें हैं।
पहली बात, हमने 3 अपने डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव सिंबल पर लड़ा है, गुड़गांव, यमुनानगर और मेवात में। वहां तो यह स्पष्ट होगा कि पार्टी के कितने कैंडिडेट हम जीते, उसके बारे में कोई लुका छिपी नहीं होगी। रहा दूसरे स्थानों पर कि हमने सभी ने जिला केंद्रों पर तय किया था कि किस किस को उम्मीदवार घोषित करना है। वो इंटरनल पार्टी का अपना काम था, किस किस नेता ने किस किस के लिए कहा, क्या समय, वो समय पर आएगा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि राजनीतिक वातावरण को प्रभावित नहीं करते, ये कदापि संभव नहीं हो सकता। जो जिस आइडियोलॉजी का है या आइडियोलॉजी को स्वीकार करेगा वो उसके लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता, नीति और नियत से जो जनता प्रभावित है वो उनके समर्थन में आएंगे। अब वो कहेंगे कि भाई सत्ता के आधार पर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब बहानाबाजी होंगी। इसलिए निश्चित रूप से हरियाणा के अधिकतम जिलों में जिला परिषद और अधिकतम पंचायत समितियों में पंचायत समिति के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार आएंगे। इसको मैं आज पहले दिन से कह रहा हूं, इसको लिख ले। ठीक है सुखबीर तंवर भाई, आप पे तो दया ही नहीं दिखा रहे विद्रोही जी। उन्होंने थोड़ी बहुत इनेलो पे दिखा दी कि चलिए सिरसा में कुछ हो जाएगा, आपको तो गिनती में नहीं रख रहे वो। देखिए वरुण जी, विद्रोही जी गिनती में रखे नहीं रखे इस बात पर कोई अर्थ नहीं है। विषय यह है कि जिला गुड़गांव को छोड़ के जहाँ भी प्रभावशाली प्रत्याशी थे जिला परिषद में सभी जिलों में हमने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। और ये इस बात का फैसला विद्रोही जो आप कर रहे हैं, इसका फैसला उसका इस बात रहेगा हमारा कितना प्रतिशत, कितने प्रत्याशी जीतेंगे, कितने हारेंगे, वो कर लेंगे। विद्रोही जी नहीं कर रहे हैं तो मैं तो पे कोई सकता, मेरे बहुत हैं, बाकी इसका फैसला तो उसका ही होगा जी। ठीक है विद्रोही जी, अभी जो शास्त्री जी संकेत दे रहे हैं वो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि नतीजों से पहले बहाने की भूमिका बनाई जा रही है। देखिए वरुण जी, मैंने तो बड़ी स्पष्ट बात बताई है, कोई बहाना नहीं। शास्त्री जी ने कह दिया 3 जिलों से लड़ रहे हैं, पर संख्या नहीं बताई। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं, संख्या बताओ कितने लड़ रहे हैं उन 3 जिलों में, सिंबल पे कितने जीतते। और मैंने ये तो नहीं कहा कि चुनाव प्रभावित नहीं होते ना, ये लीडर नहीं बनेंगे। मेरी बात को अप्रत्यक्ष रूप से ही सभी ने कहा है कि जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा, जिसकी जो विचारधारा होगी उसके साथ चला जाएगा। और मैंने अपने पहले वक्तव्य में यही बात कही थी कि आज चाहे कोई बेशक बीजेपी की जय बोल देगा अपने गांव के विकास के लिए, पैसों के लिए, पर जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो वो बीजेपी के साथ खड़ा नहीं पाएगा, वो जिसका है उसी के साथ खड़ा पाएगा। मैंने तो अपनी बात ही यहीं से शुरू की थी और मेरी उसी बात को तीनों साथियों ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। और भाई सुखबीर तंवर जी, मैं आपके लिए कोई छोटी बात नहीं कर रहा। हो सकता है भविष्य में आपका प्रभाव हो जाए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं आज के चुनाव की बात कर रहा हूं। और मैं कोई आपका अपमान करने के लिए या आपको छोटा साबित करने के लिए नहीं कह रहा। जब मेरे से कोई बात पूछी जाती है तो मैं असत्य नहीं बोलता, क्या तो मैं चुप हो जाता हूं या बोलता नहीं। और बोलता हूं तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि मैं सत्य बोलूं। तो मैंने जो बात कही वो आपकी बात हमने आगे बढ़ाया है, बस थोड़ा सा आप अंदाज कहने का अलग हो जाता है, बात तो हमने भी आगे बढ़ाई है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात से नहीं आपकी बात लगी हो, कोई कुछ तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मेरा मंतव्य, आपकी बात किसी को बुरी नहीं लगी, नहीं आपकी बात किसी को बुरी लगती भी नहीं है, आपका अंदाज सबको बड़ा धन्यवाद सब। शास्त्री जी आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे। शास्त्री जी की बात का जवाब देके खत्म करता हूं। शास्त्री जी कह रहे हैं ना कि जिला परिषदों के चुनाव हम जीतेंगे। शास्त्री जी कैसे जीतेंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बता दो आपकी यदि वो खरीद फरोख्त होती है उठा लेते हैं और विपक्ष का जीतने वाला होता है। इनका एसडीएम जो होता है ना, वो जो रिटर्निंग अफसर उस पर पंचायत समितियों पर, और एडीसी होता है जिला परिषदों पर, वो बीमार हो जाते हैं, बैठक स्थगित कर देते हैं। और जब तक खरीद फरोख्त कर अपने पक्ष में गंभीर आरोप लगा रहे शास्त्री जी, मारो। आप देख लेना जब जिला परिषद का चुनाव हो, देख लेना। अगर शास्त्री जवाब देंगे, शास्त्री जवाब दे रहे हैं। 3-4 मीटिंगों में होंगे,
ना शास्त्री जी नोट कर लेना मेरी बात को, 3-3, 4-4 मीटिंगों में आप कराओगे और अखबारों में वरुण जी आप पढ़ लेना कि भाई वो एसडीएम साहब छुट्टी पर चले गए। अच्छा, शास्त्री जी को बोलने दीजिए। ठीक है विद्रोही जी, अब शास्त्री जवाब दे रहे हैं। देखिए वरुण जी, विद्रोही जी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त होगी। इस देश के और प्रदेश के अंदर मात्र 7 साल का शासन काल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का माना जाता है और देश को 75 वर्ष पूरे हो गए, हरियाणा को 50 साल पूरे हो गए। इन 50 सालों में ये खरीद फरोख्त कैसे होती है? पैसे से होती है। और पैसा किन के पास होता है? वेद प्रकाश विद्रोही जी के अनुसार जो सत्ता में होते हैं। तो सत्ता में रहे लोगों का पैसा अब खत्म हो गया क्या? इनलो का या कांग्रेस का, उनकी तिजोरियां खाली हो गई क्या कि वो खरीद नहीं सकते? प्रश्न है कि खरीदना लोगों के उस अस्तित्व के ऊपर चुनौती है, उनके मान स्वाभिमान के ऊपर एक धब्बा डालते हैं, उनको आरोपित करते हैं। मैं कहता हूं कि खरीद फरोख्त नहीं, वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई में आप अपने साथ कितने लोगों को लेकर जाते हैं। यदि पैसे से ही दुनिया तोली जाती तो कांग्रेस तो पिछले 70 साल से देश पर शासन कर रही थी और उनके जो इनकम ऑफ सोर्सेज हैं वो दुनिया के किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों से कम नहीं है, आज भी कम नहीं है। तो यदि पैसे से ही तोली जाती तो इलाके का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, उस इलाके का विधायक, उस इलाके का एमपी, उस इलाके का जिला पार्षद होना चाहिए। फिर भी क्यों नहीं होते? क्योंकि व्यक्ति का प्रभाव और उसकी विचारधारा का प्रभाव पैसे पर भारी होता है। ये कहना झूठ और अपनी जो कमजोरी है उसको स्वीकार नहीं करना है और दूसरों को चोर साबित और कमजोरी स्वीकार नहीं कर रहे आप विद्रोही जी करने की बात होती है। मैं इस बात से कतई मैं जनता की वोट की बात नहीं कर रहा, मैं चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने की बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं उदाहरण दे दूं आपको। उदाहरण दे दूं, कितनी सरकारें आपने जनादेश के विरुद्ध बनाई है, जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया। ओंकार जी आ रहा हूं, बात पूरी करूंगा। सीमा ब्लॉक के मैं उदाहरण देता हूँ। सीमा ब्लॉक के अंदर मेरा एक स्टूडेंट मुंडिया खेड़ा का पिछले चुनाव में पंचायत समिति का सदस्य बनकर आया। उसने कहा मेरे गुरुजी जो कहेंगे उसको मैं वोट दूंगा। अब उसको पैसे से कोई खरीद नहीं पाया, राजनीतिक ताकत उसको खरीद नहीं पाई और केवल मैंने कहा कि सारे वातावरण के अंदर जो तू बेनिफिट चाहता मैं नहीं दे सकता और मेरी विचारधारा भी नहीं है इस प्रकार की मैं लोगों को खरीद फरोख्त के अंदर लूं। बोला गुरुजी आप जिसको कह दोगे उसको वोट दूंगा और वो व्यक्ति मेरे कहने से वोट दिया। कैसे मान लेंगे कि पैसे के ऊपर सब कुछ कमजोर हो जाता है? पैसे से कुछ हो सकता है लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की हर ताकत। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। ओंकार सिंह जी, ये जो सारी चर्चा चल रही है ये तो अभी नतीजे आने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा लग रहा है जैसे 28 के बाद की 27 के बाद की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इतनी जल्दी हम नतीजे पर कैसे पहुंच गए? वरुण जी देखिए, सबसे पहले तो मैं शास्त्री जी की एक बात का जवाब दूंगा। ये भूमिका बना रहे हैं, दूसरों को कह रहे भूमिका बना रहे हैं लेकिन ये खुद भूमिका बना रहे हैं कि जो भी हमारे पास आएंगे वो हमारे नेता नीति और नीयत को देखकर आएंगे। आप वरुण जी आप ही देख लेना इनके नेता कौन से हैं बताइए। सारे के सारे नेता, कोई भी रावण से कम नहीं है। रावण की तो लंका थी सोने की। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, नेताओं के लिए ऐसे मत बोलिए। राजनीतिक ताकत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को शास्त्री जी मैंने आपकी बात नहीं वो विद्रोही जी के लिए कह रहे हैं पर मैं उनको भी रोक रहा हूँ भाई, किसी नेता के लिए ऐसी टिप्पणी ना करे भाई। वो भारत के ठीक है प्रधानमंत्री का इंतजार करता है। आप कैसे चोट पड़ने की बात करते हो? नहीं वो विद्रोही जी से, शास्त्री जी वो विद्रोही जी से बात कर रहे हैं, अभी आपके विषय पे आए नहीं है वो। नहीं मैं जी आप मेरी बारी में ना बोलिए, नहीं तो मैं भी आपकी बारी में बोलूंगा। नहीं मत बोलिए भाई, डिबेट को खराब ना कीजिए। आ रहा हूं तंवर साहब, आ रहा हूं 2 मिनट दीजिए। देश के नेता नरेंद्र मोदी जितने भी बीजेपी का प्रवक्ता है सब डिबेट खराब। अच्छा रुक जाइए, ठीक है ओंकार सिंह जी कंप्लीट करिए। देखिए वरुण जी, मेरा कहना है कि शास्त्री जी भूमिका पहले से ही बना रहे हैं, हमारे नेता को देख के, हमारी नीति को देख के, हमारी नीतियों को देखकर। अरे भाई इनकी नीति क्या है? आज एमबीबीएस के छात्र भी हड़ताल पर बैठे हैं। कल तक तो वो अपना नर्सें वगैरह हड़ताल पर थी और डॉक्टर भी हड़ताल पर आ रही है। तो इनकी नीति है और नीतियां इनकी सारे देश को पता है। इनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ निजीकरण की तरफ जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी नजर आता है इनको और कोई नजर नहीं आता।
और मेरे भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। इन्होंने बोला कि जब चुनाव का समय आएगा चेयरमैन के तो एडीसी बीमार हो जाएगा, एसडीएम बिल्कुल छुट्टी पे चला जाएगा और डीसी भी बीमार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार तो छुट्टी लेकर 10-10 दिन की चले जाते हैं। ये बात सच्चाई है। ये विद्रोही जी को कैसे पता? क्योंकि विद्रोही जी ने इन फार्मूलों पे काम किया हुआ है, उन्होंने इन फार्मूलों पे काम किया हुआ है, और जिसने इन फार्मूलों पे काम किया वही तो बोलेगा। लेकिन मैं उनकी इस बात की तायीद करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सच बोला। अब भी ऐसा ही होगा जो ये कह रहे ना शास्त्री जी कि हमारी नीतियों को देख के हमारे पास आएंगे, कोई नहीं आने वाला इनकी नीति को देख के। इनकी नीति तो 2024 में देख लेना, सारे भाग जाएंगे इनके। जितने इन्होंने इनेलो और कांग्रेस और आपके इकट्ठे किए हैं वो सारे वापसी अपने खेमे में है। आज भी अगर देखा जाए बीजेपी के पास अपना क्या है, वरुण जी आप ही सोच लीजिए। आज का मंत्रिमंडल देख लीजिए, इनके पास अपना क्या है? इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये तो सब उधार के लिए हुए नेता हैं जो मलाई चाट के वापसी चले जाएंगे। ठीक है, माने जहां तक इनकी नीतियों की बात है, अगर इनकी नीतियों को देखें, अगर इनकी नीतियों को देखें, भाई शास्त्री जी कह रहे हैं आप अनाउंस कर दीजिए, अगर वो मलाई चाट रहे तो वापस नहीं लेंगे उनको, आप ऐलान करिए। सुनिए, ठीक है, आ रहा हूँ सुखबीर जी, आ रहा हूँ 1 मिनट। सत्ता में नहीं रह सकता एक भी व्यक्ति इनकी पार्टी को। चलिए ठीक है, एक एक समय सर समय थोड़ा कम है, फटाफट सुखबीर तंवर जी को सुन ले, फिर विद्रोही जी के पास जाना है जी। वरुण जी, जिस प्रकार से शास्त्री जी ने रक्षा करी और जो कहीं का बचाव किया, 8 वर्षों से ज्यादा के समय में जब से मोदी जी की सरकार है, कितने ही प्रदेशों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसे भाग ली थी। ये कहीं भोक्ता जनता पार्टी प्रयास कर चुकी है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। और अभी पैसे की भी बात कर रहे थे शास्त्री जी, जो खराबी बोर्ड है 70% से ज्यादा इनको में है, कैसी बात ये? और विचारों की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार लोग हैं, हर जगह भ्रष्टाचार में देश को बेच दिए लोगों ने, सारे संवैधानिक संस्थान खराब कर रही है। आज पंजाब में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति दे दी तो आपके सामने का सुविधा है। सीबीआई जितने भी संवैधानिक संस्थान है सबकी गरीबा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश बताइए और यही ठीक है। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, 30 सेकंड ही है मेरे पास। विद्रोही जी सिर्फ 30 सेकंड है। वो जो बात ओंकार सिंह जी ने कही बड़ी मजेदार, अधिकारियों को लेकर के, आपको कैसे पता? देखिए, पहले मैं शास्त्री जी की बात का जवाब दूंगा। शास्त्री जी ने बड़ी जनादेश की बात कही, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। 7-8 राज्यों में आपने जनादेश के विरुद्ध सरकार बनाई, मैं नाम नहीं लूंगा, हरियाणा का ही बताऊंगा। कुलदीप बिश्नोई जी कौन से नीति के कारण आपके गए, वो साफ कह कर गए कि कांग्रेस ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष या एलओपी नहीं बनाया, इसलिए आपके पास चले गए। राव इंद्रजीत जी किस लिए गए? बोले मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और वीरेंद्र सिंह जी क्या कह कर गए? बोला मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया। ये तो मैं 3 हरियाणा के उदाहरण देता हूं। और दूसरी बात, शास्त्री जी ने कहा, आपने पूछा बीमारी वाली बात, ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस में तो बहुत थोड़े दिन रहा हूं, मैं तो बहुत लंबे समय विपक्ष का रहा हूं। हरियाणा की मैंने तो आपके राज में भी यही होता था, कांग्रेस के राज में भी यही होता था, माफी चाह रहा हूं, बीजेपी के राज में विद्रोही जी माफी चाहता हूं। आज समय की बड़ी समय बड़ा तेजी से निकल गया। सिर्फ 30 सेकंड शास्त्री जी के बचे हैं। शास्त्री जी कंप्लीट करिए। देखिए, आज देश दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है। उनकी नीति से, नीयत से, देश से ही नहीं दुनिया के लोग उनको अपने पास पाकर एक गौरव महसूस करते हैं। भारत का मैं सौभाग्य मानता हूं कि हम सबको ऐसा एक त्यागी महात्मा, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो इस देश के लिए सोचता है। 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 24 घंटे का प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। ठीक है सर, उसी की पार्टी हरियाणा में भी पंचायती राज में शासन करेगी। चलिए, पंचायती राज के नतीजे आने वाले हैं। बड़ा चुनाव संपन्न हो गया है, विस्तार से चुनाव संपन्न हो गया है। आने वाले चुनावों में बड़ी सरकार पर इसका कितना असर रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।